महेश तेलुरे, इनका सवाल ऐसा है कि क्या हिप्नोटिज्म के जरिए एपिलेप्सी और माइग्रेन में राहत मिल सकती है। पहले बड़े पैमाने पर एपिलेप्सी के लिए सम्मोहन का उपयोग हुआ है, यानी करीबन 150 साल पहले। उसी में से पता चला कि हिस्टेरिया जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। पहले तो ऐसा माना जाता था कि हिस्टेरिया यानी हुस्टेरिया, हुस्ट यानी केवल स्त्रियों को होता है। तब पता चला कि यह हिस्टेरिया पुरुषों को भी होता है। उन दिनों में मानसिक बीमारियों के लिए शारीरिक जो भी, जिसको हम साइकेट्रिक बीमारियां कहते हैं, उनके लिए कोई मेडिसिन अच्छे ढंग से उपलब्ध नहीं थे। इन बीमारियों के बारे में काफी अंधविश्वास थे। एपिलेप्सी के बारे में भी ठीक ढंग से जानकारी नहीं थी। उन दिनों में इसका उपयोग किया जाता था। एपिलेप्सी में जो साइकोलॉजिकल हिस्सा होता है उसमें कुछ सुधार भी मिलते थे। जितना साइकोलॉजिकल हिस्सा होता है उसमें एपिलेप्सी के एपिसोड्स कम होते थे, यानी घटनाएं कम होती थी उस व्यक्ति के बारे में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सम्मोहन का अभ्यास बढ़ते गया, उसकी एक्यूरेसी बढ़ती गई और साथ में एपिलेप्सी इस विषय की भी एक्यूरेसी बढ़ती गई, तब ध्यान में आया कि यह केवल साइकोलॉजिकल नहीं है। इसमें कुछ हिस्सा साइकोलॉजिकल हो सकता है, मुझे एपिलेप्सी आएगी 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 इस कारण जो अपेक्षा व्यक्ति करता है या फिर सजेशन लेता है उसमें वो एग्रीवेट होता है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन एपिलेप्सी ये केमिकल एक फेनोमेना है। यह जब ध्यान में आया तब से सम्मोहन का उपयोग इसके लिए करना करीबन बंद हो गया। उसके लिए दवाइयों का ही सुंदर उपयोग किया जाता है। आज के जमाने में एपिलेप्सी के लिए केवल दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मुझे फिट आएगी, मुझे एपिलेप्सी आएगी, मैं मूर्छित हो जाऊंगा, ये जो डर होता है मन में वो दूर करने के लिए सम्मोहन का उपयोग हो सकता है और किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअल एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट ये दवाइयों के जरिए ही करनी पड़ती है और उसके लिए न्यूरोफिजिशियन की मदद लेना आवश्यक होता है। अब रहा दूसरा सवाल माइग्रेन का। पहले माइग्रेन के बारे में सम्मोहन का बहुत उपयोग किया जाता था, क्योंकि तब यह पता नहीं था कि माइग्रेन जैसा ही टेंशन हेडेक भी होता है। दोनों में अंतर करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि माइग्रेन के जो लक्षण दिखते हैं वही लक्षण टेंशन हेडेक में भी दिखते हैं, और फिर उनको भी माइग्रेन कहा जाता था, टेंशन हेडेक को। और सम्मोहन के जरिए टेंशन हेडेक में काफी सुधार मिलते थे। तो इसलिए पहले जब माइग्रेन में और टेंशन हेडेक में ये अंतर करने की क्षमता नहीं थी हमारे मेडिसिन में या फिर मेडिकल ज्ञान में, उन दिनों में सम्मोहन का उपयोग होता था और कई रिपोर्ट्स ऐसे आते थे कि भाई माइग्रेन भी कंट्रोल में आया है। अभी मुझे फायदा मिला थोड़ा, यानी केवल मुझे सम्मोहन के जो संशोधन होते हैं अलग अलग देशों में, और उनमें से सबके सब तो मेरे पास पहुंचते नहीं है लेकिन ज्यादातर पहुंचते हैं, वहीं तक सीमित रहने की आवश्यकता मुझे नहीं रही, क्योंकि मेरे कोर्सेस में बड़े बड़े डॉक्टर्स आए। सी कोर्स में हमारे नागपुर के एक बहुत बड़े डॉक्टर चंद्रशेखर जी मेश्राम, जिन्होंने न्यूरोलॉजी में डीएम किया है। पहले एमबीबीएस के बाद में एमडी होता है, एमडी न्यूरोलॉजी, वो न्यूरोफिजिशियन है, और उसके बाद में आगे की डिग्री होती है वो डीएम होती है। सेंट्रल इंडिया के बहुत बड़े डॉक्टर वो माने जाते हैं, मेरे पुराने मित्र है।
यानी जब मैं तरुण शांति सेना में काम करता था, जयप्रकाश नारायण के संगठन में काम करता था, तब से मित्र है। वो डॉक्टरी पढ़ रहे थे, मैं इधर कुछ पढ़ रहा था, तब से मित्र है। तो वो मेरे कोर्स में आए थे। तब ये टेंशन हेडेक के बारे में और माइग्रेन हेडेक के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा पूरे क्लास में हुई। उस क्लास में 52 डॉक्टर्स थे और ये 52 डॉक्टर्स में करीबन 40 के ऊपर, 45 के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स थे। तो खुली चर्चा चली। मैंने कई किस्से उनके सामने रखे कि जिनको माइग्रेन हेडेक डिटेक्ट किया गया था, लेकिन उसमें काफी सुधार सम्मोहन के जरिए आया। और तब डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, जो डीएम है, सेंट्रल इंडिया के इस क्षेत्र के बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि हमारे कई एमडी न्यूरोफिजिशियन गलती कर बैठते हैं, वो टेंशन हेडेक को भी माइग्रेन समझते हैं और इसलिए सम्मोहन के जरिए जो भी बीमारियां ठीक हुई है या फिर कंट्रोल में आई है माइग्रेन की, ऐसा आपको लगता है, उसके पीछे का कारण ऐसा होता है कि उनको टेंशन हेडेक होता है, इसलिए वो कंट्रोल में आता है। अब उन जैसे अथॉरिटी ने यह बात कही है। माइग्रेन कंट्रोल में आने के लिए दवाइयों की जरूरत होती है और पर्सनालिटी का भी बहुत परिणाम माइग्रेन पर होता है। इसलिए विचार करने की पद्धति बदलनी चाहिए, पर्सनालिटी बदलनी चाहिए, जिसमें सम्मोहन काफी मदद कर सकता है। तो माइग्रेन में भी सुधार प्राप्त करने के लिए दवाइयों के साथ में साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आवश्यक होते हैं। लेकिन दवाइयों के बिना टेंशन हेडेक शायद कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन माइग्रेन कभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकता है। तो ये डिफरेंस तो उन्होंने ही सामने रखा है, तो मैंने आपके सामने जैसे कि वैसे रख दिया। माइग्रेन अगर है तो दवाइयों की ही आवश्यकता है, उसके साथ में जो पर्सनालिटी चेंजेस की आवश्यकता है, विचारों में चेंजेस आने की आवश्यकता है। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करते रहेंगे तो माइग्रेन की तकलीफें बढ़ते रहेगी। वो चेंजेस लाने में सम्मोहन प्रक्रिया का उपयोग होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का उपयोग होता है। माइग्रेन के जो एपिसोड्स होते हैं उसके प्रमाण कम होने के लिए उसकी मदद होती है और माइग्रेन को हैंडल करने के लिए भी उसकी मदद होती है। तकलीफ कम होने के लिए सम्मोहन की मदद होती है। लेकिन माइग्रेन अगर है तो उसमें दवाइयाँ अहम रोल निभाती है, आवश्यक होती है और उसके साथ में सम्मोहन का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।